हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग ख्याले यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 29 अगस्त का। 29 अगस्त की जो पहली खबर है हमारी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो दो देशों की यात्रा के ऊपर निकले वाले हैं। और यहाँ पर हमारा जो विदेश मंत्रालय है और हमारे जो विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी, उसके बारे में पूरी पूरी डिटेल दी थी और जो मैंने आपको बताया भी था। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 29 और 30 तारीख को जापान में रहेंगे, जहां पर जापान के प्राइम मिनिस्टर जो किशिदा है उनसे मुलाकात कर। यहां पर इंडिया और जापान जो है वो कई सारे क्षेत्रों के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। यहां पर सबसे जरूरी बात यह आती है कि इंडिया और जापान जो है वो दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं। और जो क्वाड जिसके अंदर में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए आता है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी अब किशिदा को जो क्वाड की मीटिंग इस साल इंडिया के अंदर में होने वाली है उसके लिए इनविटेशन भी देंगे। इसी बीच में जो और किन मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी वो भी बताते हैं, जहां पर सबसे पहला जो मुद्दा है वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट का। जापान जो इस समय पर एक पावर हाउस की तरह लगता है, लेकिन उसके पास अपनी खुद की सिक्योरिटी नहीं है। वो एक एग्रीमेंट के ऊपर बाध्य है कि यूएसए यहां पर उसकी डिफेंस करता है। यहां पर अब जो जापान है वो अपना डाइवर्सिफिकेशन चाहता है और इंडिया के साथ कुछ सिक्योरिटी एग्रीमेंट चाहता है। वहीं पर जो दूसरा पॉइंट आता है वो है बिजनेस पैक्ट्स का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बुलेट राइड का। इंडिया की जो पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से मुंबई तक बन रही है, वो भी जो बुलेट ट्रेन है वो जापान ही बना रहा है। और यहां पर अब बात हो रही है कि 2030 तक जो E10 कोचेज जो जापान के अंदर में अब नए डेवलप किए गए हैं वो इंडिया के अंदर में आएंगे। और इंडिया की जो बुलेट ट्रेन होगी उसके अंदर में बड़े ही एडवांस लेवल के जो कोचेज हैं उनको लगाया जाएगा। यहां पर एक बात और आती है कि जिस तरह से इंडिया के ऊपर जो 50% के टैरिफ यूएसए ने लगा दिए हैं, यहां पर जो बिजनेस पैक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इंडिया जो है वो चाहता है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स पहले यूएसए जाते थे, अब यहां पर हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा कि इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो जापान के अंदर में ज्यादा जाए, ताकि हमें जो लॉस हो सकता है वो ना। इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एससीओ की समिट को अटेंड करने के लिए चाइना जाएंगे, जहां पर पहली बार ऐसा होगा जहां पर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक साथ होने वाले। उससे रिलेटेड भी जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। लेकिन एक बात सुनिए, यहां पर भी मैंने आपको बताया कि जो 50% के टैरिफ जो हैं वो यूएसए ने लगाए हैं, अब उससे रिलेटेड भी यहां पर डेवलपमेंट हुई, जहां पर पीटर नवारो जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर है, कल उन्होंने एक नई परिभाषा दी है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर उन्होंने कहा कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो एक मोदी वार है। अब यहां पर आप सोचिए कि मोदी वार कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसके अंदर में जो मेन प्रॉब्लम है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जो रशिया को यहां पर प्रोवोक कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही हैं जो यूक्रेन को यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं, उनको आर्म्स पहुंचा रहे हैं। यहां पर जो पीटर नवारो का मानना है कि जिस तरह से इंडिया जो है वो रशियन ऑयल को परचेज करता है, तो यहां पर हमें इसे व्लादिमीर पुतिन का वार नहीं मानना चाहिए, हमें यहां पर इसको एक मोदी वॉर मानना चाहिए। यह पीटर नवारो का मानना है। अब आप एक बात सोचिए, पीटर नवारो जो एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है, पीएचडी होल्डर है और उन्होंने बहुत बढ़िया इकोनॉमी की समझ है, लेकिन एक कॉमन सेंस जो है वो उनके पास नहीं है। और वही मैं आपको बता, इंडिया जो है जब 2022 में जब रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म शुरू हुआ था, तब 1% जो ऑयल है वो रशिया से इंपोर्ट किया करता था। यूएसए की जो बाइडेन गवर्नमेंट जो उस समय पर थी, उसने इंडिया से अर्ज किया कि आप रशियन ऑयल को परचेज कीजिए। जब आप रशियन ऑयल को परचेज करेंगे तो ग्लोबल मार्केट के अंदर में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो नहीं बढ़ेंगे और यहां पर आपको भी फायदा होगा। तो हमने 2022 में जहां हम 1% करते थे, अब हम 35 से लेके 40% जो ऑयल इंपोर्ट है हमारा वो रशिया से आता है। ये अब हमारा अधिकार है कि हम कितना ऑयल परचेज करें। लेकिन यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार बताए हैं पीटर नवारो ने। तो अब हम देखते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन
जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है, जो रशिया से खरीदती है, उसके अंदर में वो पैसे नहीं देते, वो फंडिंग भी नहीं देते। इंडिया से जो पैसा जाता है उसी से ही मार्क हो रखा है कि वो यूक्रेन जंग में लगेगा। वही चाइना जो है, जो इससे भी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, ऑयल क्या, वो कोयला भी इंपोर्ट करता है, एलएनजी भी इंपोर्ट करता है। यहां पर उसके पैसे से भी जंग नहीं चल रही है। यहां पर पीटर नेवारो ने इसे ईयू वॉर भी नहीं कहा, इसे चाइना वॉर भी नहीं कहा। यहां पर डायरेक्ट अटैक जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर करना चाह रहे हैं पीटर नेवारो। और अब एक तरफ तो पीटर नेवारो ने यह कहा, वहीं पर जो दूसरे उनके जो ट्रेजरी ऑफिसर, मतलब ये बात मान के चलिए जिस तरह से हमारे यहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, वहां पर ट्रेजरी सेक्रेटरी होता है, और यहां पर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेट ने कहा कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो जाए और जो एडिशनल 25% के जो टैरिफ लगे हैं वो जल्दी ही बंद हो जाएंगे। किस तरह की पॉलिसी है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम वॉर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। आप अपनी पेज पर तो आइए। अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है यहां पर वॉर को फंड करता है, तो ये आप बताइए कि हम फंड करते हैं। दोगला बर्ताव आप हमारे साथ कर रहे हैं और आप हमें चाहते हैं कि हम यहां पर यूएसए के साथ रिश्ते अच्छे रखें। वहीं पर जब ये बात हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उससे पूछी गई, जहां पर उन्होंने कहा कि जो पेनल्टी 25% की लगी है इसका इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन इंडिया जो है वो अभी भी बातचीत कर रहा है और जहां पर जो ट्रेड नेगोशिएशंस है वो चल रही है। हमारी जो सरकार है वो बार बार ये कह चुकी है कि हम प्रेशर टैक्टिक्स के तहत हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर जो है उसको ओपन नहीं करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि जिस तरह से उन्होंने प्रेशर वियतनाम के ऊपर लगाया, जिस तरह से जापान के ऊपर लगाया, उसी तरह से ये इंडिया के ऊपर भी लगा सकते हैं, और इंडिया के ऊपर प्रेशर लगाने से वो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है उसको ओपन कर देंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जापान पहुंच चुके हैं, वहां से क्या डेवलपमेंट होगी, और इंडिया यूएस के बीच में जो टैरिफ वॉर शुरू किया है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसका क्या इंप्लीकेशन होगा, वो जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। और यहां पर आप भी हमें ये बताइए कि जिस तरह से यूएसए यहां पर काम कर रहा है, आप अपने विचार में बताइए कि आपका इसके रिगार्डिंग क्या विचार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट जिसको ये दायित्व दिया है हमारे संविधान ने कि वो एक तरह का गार्डियन है, क्योंकि जब हमारे संविधान बन रहा था 3 पिलर बनाए गए थे, जिसमें एक पिलर जो है वो हमारी संसद है जो कानून बनाएगी, दूसरी जो थी वो एग्जीक्यूटिव थी जिसके अंदर में हमारे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ये सब के सब आते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अंग जो था वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया वो ठीक है या नहीं है, एग्जीक्यूटिव ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो हमारा संविधान है उसकी व्याख्या क्या होगी, ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक रेफरेंस पॉइंट, एक आर्टिकल 143 के तहत हमारी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा था कि आपने जो अप्रैल के अंदर में इसी साल जो एक डबल बेंच ने एक फैसला दिया था, जहां पर आपने कहा कि जो गवर्नर है और राष्ट्रपति जो है उसको टाइम बाउंड तरीके से काम करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग 5 जज की बेंच बैठी है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो कर रहे हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई। उसके अंदर में बाकी सबसे सीनियर मोस्ट जजेस जैसे जस्टिस सूर्यकांत, PS नरसिम्हा, विक्रमनाथ और AS चंद्रा, ये सारे के सारे अगले लाइन में होने वाले CJI भी है। मैंने आपको कल बताया था, आप देख भी सकते हैं। अब यहां पर जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है उसकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो यहां पर, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से गवर्नर जो हैं तमिलनाडु के अंदर में काम कर रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर नहीं, वो सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर में जो स्टेट है वहां पर इलेक्शंस होते हैं विधानसभा के, और विधानसभा से जो विधायक आते हैं वो अपने बीच में से एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और जो विधानसभा है वो कानून बनाती है और लेजिस्लेचर लेके आती है।
यहां पर जो गवर्नर का आज तक काम रहा है कि वो साइन कर देते हैं और वो कानून बन जाता है। और सबसे बड़ा जो इशू है वो तमिलनाडु से ही शुरू हुआ था, जहां पर तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने कई सारे जो बिल्स थे जो एम.के. स्टालिन की सरकार ने भेजे थे यहां पर, उसके ऊपर साइन नहीं कर रहे थे। और यही जो केस है वो मेन जजमेंट आई थी अप्रैल के अंदर में, जिससे रिगार्डिंग 143 आर्टिकल के तहत यहां पर सवाल पूछा है हमारी प्रेसिडेंट। यहां पर उन्होंने कहा कि जो गवर्नर का काम है वो लुब्रिकेटर की तरह होना चाहिए या फैसिलिटेटर की तरह। लुब्रिकेटर जैसे कि अगर कोई मशीन है उसके अंदर में अगर फ्रिक्शन होने लग रही है, आवाज आती है, और जब हम ऑयलिंग कर देते हैं तो जो मशीन है वो प्रॉपरली काम करती है। इसी तरह से गवर्नर का जो पोजीशन है वो होनी चाहिए। यहां पर ये जो तर्क है ये दिए थे अभिषेक मनु सिंघवी ने, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो ओपोजिशन पार्टीज की सरकार जहां पर चल रही है वहीं पर ये मामला आ रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, केरला, पंजाब, यहां पर मेन कॉन्फ्लिक्ट है और यहां पर सारी अपोजिशन पार्टीज की सरकार है, और यहां पर इसीलिए जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर। वहीं ये जो तर्क था ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने जो 5 जज की बेंच है उसके सामने रखा। वहीं पर जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, यहां पर उन्होंने कुछ सवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से पूछे। यहां पर उन्होंने कुछ आर्टिकल का हवाला दिया। पहला दिया जो आर्टिकल नंबर है 32, जो कहता है आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, जिसके अंदर में रिट पिटीशन लगती है, जो हमारे मूलभूत अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में होता है। यहां पर जो तुषार मेहता जी हैं यहां पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेती है या जो बिल अगर मान लीजिए जो गवर्नर ने रख दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आ रहा है, तो क्या यहां पर आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे संविधान के अंदर में ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 361, जो यहां पर अधिकार देता है कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है उनको इम्यूनिटी है कि वो अपना जो फैसला है जो भी करेंगे उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर रही है तो हमारे संविधान के अंदर में ही जो दूसरा आर्टिकल है उसका अवहेलना नहीं कर रही? यहां पर उन्होंने एक बात और कही कि हमारे संविधान के अंदर में जब संविधान निर्माताओं ने कुछ जो पार्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए निर्धारित किया था, यहां पर जैसे आर्टिकल 131 है, आर्टिकल 131 के तहत ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है, ये बताया गया है हमारे संविधान के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 262 है जो रिवर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड भी अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास व्याख्या दे रखी है, लेकिन यहां पर अब सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर्टिकुलर केस को सुनवाई भी कर सकता है या नहीं कर सकता। अब आपने तर्क सुने हैं, मेन मुद्दे की बात यह आती है कि ये जो जजमेंट आएगा, जो 5 जज की बेंच जो यहां पर फैसला देगी, वो एक लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है, जो फाइनली ये बताएगा कि हमारे राष्ट्रपति और गवर्नर की पावर क्या है। जिस तरह से यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अप्रैल के अंदर में आया था और आर्टिकल 200 201 के तहत यहां पर रिस्ट्रिक्ट किया था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक टाइम बाउंड मैनर में काम करना चाहिए, तो क्या यहां पर उसके ऊपर कार्रवाई हो? और जो व्याख्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो फाइनली आएगा और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट जिस दिन भी फैसला आएगा एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये जो है ये हमारे संविधान की एक नई चेतना की तरह आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बिहार से आई है और बिहार के अंदर में इस साल होने वाले हैं चुनाव, और जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दरमियान होता है प्रचार, और इसी बीच में वोट अधिकार यात्रा जो है वो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी चला रहे हैं बिहार के अंदर। यहां पर आपको इलेक्शंस होने वाले हैं, आप यात्रा पूरे देश के अंदर में निकाल सकते हैं, आपको यह अधिकार दिया गया। लेकिन कल कांग्रेस पार्टी के एक मंच से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनके ऊपर बड़ी ही अभद्र टिप्पणी की गई।
यहां तक अभी तक ये पता चला है कि किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन ने ये टिप्पणी की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मंच से अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कोई भी ऐसी बात कहता है, वो एक संवैधानिक पद के ऊपर है और आपको जो मॉरल ग्राउंड है वो हमेशा मेंटेन करने चाहिए। और इसीलिए अब यहां पर जो बीजेपी है वो कांग्रेस और आरजेडी जो यहाँ पर एक अलायंस की पार्टी है उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते हुए आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई भी ऐसी अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो मामला है वो कोर्ट के अंदर में जाएगा, और कोर्ट के अंदर में जाता है तो यहां पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी का क्या स्टैंड रहता है। अभी तक जो दोनों पार्टी हैं उन्होंने कहा है कि हम इससे बिल्कुल अलग, हम यहां पर जिस तरह से जो कमेंट किया गया है हम उसको नकारते हैं, लेकिन ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बिहार से सटे हुए वेस्ट बंगाल से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बिहार के अंदर में हो रही है, और अब इलेक्शन कमीशन ने अब बंगाल के अंदर में अगली साल चुनाव होने वाले हैं, और इसीलिए जो एसआईआर है वो बंगाल पहुंची। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने जो चीफ सेक्रेटरी, इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उन सबको यहां पर कहा है कि आप तैयारी कर लीजिए, एक जो स्पेशल रिवीजन है वो होने वाला है बंगाल के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार ये कह चुका है कि जिस तरह से उनके ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वोट रिगिंग हो रही है, बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन हो रही है, और यहां पर एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जरूरी है। जो बिहार के बाद अगला जो है स्टेट वो उड़ीसा होने वाला है, और उसके बाद अब वेस्ट बंगाल के अंदर में होगा। तो यहां पर अब देखना यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या स्टेप्स लेती। वहीं पर जो पहली प्रक्रिया है, वहीं पर इससे रिलेटेड जो पहला कमेंट है वो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा आ चुका है, जहां पर उन्होंने अर्ज किया है वोटर से कि वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को ना दें। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार के अंदर में 65 लाख वोटरों को हटाया गया है, यहां पर वो बंगाली पीपल से अर्ज करती है कि वो अपने कोई भी दस्तावेज ना दे, आपका वोट का अधिकार है, और यहां पर जो इलेक्शन कमीशन है वो एक रिग्ड कमीशन है। इस तरह का जो अर्ज है वो ममता बनर्जी ने किया। वहीं पर जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी अपना एक मेमोर को भी प्रकाशित करेगी, जहां पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो 8 अलग अलग मंत्रालय उन्होंने देखे, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो थे उनके बीच में जो उन्होंने कार्यकाल रखा है, उससे रिलेटेड जितनी भी जो जानकारी है वो यहाँ पर प्रस्तुत करेगी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो बांग्लादेश से है, जहां पर बांग्लादेश के अंदर में हमारी जो बीएसएफ है और बांग्लादेश की जो बीडीजी है उसके बीच में जो टॉक्स है वो ढाका के अंदर में। यहाँ पर ये जो टॉक्स हैं ये हर 6 महीने के अंदर में होती हैं, और यहाँ पर ये जो टॉक है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि शेख हसीना की सरकार जब से हटी है उसके बाद पहली बार हमारी बीएसएफ जो है वो ढाका गई, और यहाँ पर इंडिया ने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं बांग्लादेश के ऊपर, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो ड्रोन्स का इंट्रूजन हो रहा है ये टोटली गलत है। और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो बॉर्डर का जो वायलेशन बांग्लादेश की तरफ से हो रहा है ये गलत है। यहां पर बीएसएफ फोर्सेस ने यह भी कहा है कि हम जो इलीगल इंट्रूडर है जो बांग्लादेश के, उनको जब वापस भेज रहे हैं, यहां पर जो बांग्लादेश की जो गार्ड वो जिस तरह से यहां पर कार्रवाई कर रही है टोटली गलत है, और यहां पर एक सामंजस्य बनाने की बात की। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो सेंसेक्स से रिलेटेड है। हमारी जो सेंसेक्स है वो हर 10 साल में होती थी, और लास्ट टाइम जो सेंसेक्स है वो 2011 के अंदर में हुई थी, उसके बाद 2021 में होने वाली थी, लेकिन उसके बाद कोविड-19 आ गया था। और अब फाइनली जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया था कि जो सेंसेक्स है वो 2026 और 27 के दरमियान होने वाली है, जहां पर जो कट ऑफ डेट है वो 1 मार्च 2027 की गई। अब यहां पर जो मृत्युंजय रॉय जी हैं उन्होंने बताया कि अब जो प्री टेस्ट है सेंसेक्स का वो अक्टूबर-नवंबर के अंदर में शुरुआत की जाएगी। जो ये प्री टेस्ट है ये हमेशा 2 साल पहले होता है। जब 2021 के अंदर में होने वाला था, जो उसका प्री टेस्ट है वो 2019 में शुरू हो गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो बाकी तैयारियां नहीं हो पाई थी, और इसीलिए अब उन्होंने कहा है कि जो ट्रायल रन है वो अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो जाएगा, जहां पर एनपीआर, हाउस होल्ड है, मार्किंग है, वो सब शुरू हो जाएगी। यहां पर ये जो सेंसेक्स है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 1931 के बाद पहली बार जो है वो कास्ट सेंसस भी करवाया जाएगा, और उसका डाटा जो है वो भी सार्वजनिक किया जाएगा।
जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जहां पर इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं, जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर होते थे उस समय पर जिस तरह से जो निज्जर की हत्या के रिलेटेड उन्होंने कहा था कि इंडियन हाई कमिश्नर यहां पर इन्वॉल्व है, और यहां पर कहा था कि अमित शाह जी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो सब इन्वॉल्व हैं। उसके बाद इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं वो खराब हो गए थे। अब यहां पर जो मार्क हेनरी हैं वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और इसी बीच में जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो रीसेट है वो शुरू हो गया। फाइनली इंडिया का जो हाई कमिश्नर है वो भी अपॉइंट कर दिया गया है, जहां पर जो दिनेश के पाठक जी है वो अब होंगे इंडियन एम्बेसडर टू कनाडा। वहीं पर जो कनाडा है उन्होंने भी अपने जो काउंटर पार्ट है उनको लगा दिया, जहां पर ऊपर जो है वो अब इंडियन एम्बेसडर होंगे कनाडा के। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर अब इंडिया ने जो सिएटल है वहां पर भी अपना जो एक ऑफिस है, काउंसुलेट है, उसको ओपन कर दिया है। यहां पर हमारे जो एम्बेसडर है विनय कुमार जी, उनको यहां पर काउंसुलेट को यहां पर इनॉग्रेट। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर पिछली साल नवंबर के अंदर में जो संभल है वहां पर वायलेंस हुई थी, और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है उन्होंने एक जुडिशियल पैनल बनाया था जो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे। इसकी अध्यक्षता जो है वो देवेंद्र कुमार अरोड़ा जी जो है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज है वो कर रहे थे, और इसके साथ साथ एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी जो रिटायर्ड है वो भी थे। इसके अंदर में अरविंद कुमार जैन जो रिटायर्ड आईपीएस हैं और अमित मोहन प्रसाद जो एक रिटायर्ड आईएएस हैं अधिकारी है, उनको यहां पर ये जिम्मा सौंपा गया था। और अब यहां पर फाइनली 450 पन्ने की जो रिपोर्ट, जो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, यहां पर ये जो है ये चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को दी गई। यहां पर अब ये कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि किस तरह से संबल के अंदर में जो डेमोग्राफी है उसके अंदर में बड़ा बदलाव किया गया है। यहां पर ये भी बताया गया है कि 1950 में जहां संबल के अंदर में 40% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू होती थी, जो अब 15 से 20% हो गई है। यहां पर सारी जो जानकारी है वो यहां पर दी गई है, और एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो दी गई। अब यहां पर जो ये रिपोर्ट ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी को दी गई, और जब ये गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को अप्रूव कर देगी उसके बाद ये सार्वजनिक की जाएगी, और इस रिपोर्ट के अंदर में जो भी जानकारी होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है वो मध्य प्रदेश से आई है, जहां पर मध्य प्रदेश की एक ऑल पार्टी मीटिंग ने अब 27% जो कोटा है वो ओबीसी के लिए दे दिया। यहाँ पर जो मोहन यादव जी जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो ऑर्डर चल रहा है, जो केस चल रहा है, उसके अंदर में भी ये कहा जाएगा कि जो सरकार है वो बात मान गई है और 27% जो कोटा है वो ओबीसी के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इसको अपनी जीत बता रही है, लेकिन ओवरऑल देखना पड़ेगा कि जो ये इम्प्लीकेशन जो चेंज किया है उसकी वजह से क्या जो 50% का जो मार्क है वो क्रॉस हो रहा है। अगर क्रॉस होगा तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में भी जाएगा, और यहाँ पर अब प्रॉपरली ये देखना पड़ेगा कि जो 27% का कोटा दिया गया है क्या वो प्रॉपरली फिजिबल है भी या नहीं। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो कॉटन इंपोर्ट से रिलेटेड है। आपको मैंने बताया था कि हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा था कि जो कॉटन जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर 19 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 11% जो लगती थी उसको हटा दिया गया। अब यहां पर एक नई रिपोर्ट आई है जहां पर यह पता लग रहा है कि अब 30 सितंबर नहीं, 30 सितंबर के बाद जो 31 दिसंबर है तब तक जो है वो ड्यूटी फ्री जो इंपोर्ट है वो किया जा सकता है। यहां पर सरकार ने तर्क दिया कि जिस तरह से हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको यहां पर बूस्ट देने के लिए यहां पर जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं पर उन्होंने कहा कि जो लोकल फार्मर्स हैं उनके लिए जो एमएसपी है उसके अंदर में 8% का जो इंक्रीज कर दिया गया है, यहां पर लोकल फार्मर्स भी यहां पर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहेंगे, और ओवरऑल हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो फार्मर्स हैं वो यहां पर पूरी तरह से समृद्ध होंगे और डेवलपमेंट के नए आयाम देखेंगे। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो जुलाई के अंदर में आने वाली जो रिपोर्ट है उससे रिलेटेड है, जहां पर ये पता लगा है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो देखी गई है, और पिछले 4 महीने के अंदर में सबसे बड़ी जो ग्रोथ है वो 3.5% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी गई है। और यहां पर अब देखने की बात यह है कि मार्च के महीने में जो ग्रोथ थी वो 3.94 थी, और उसके बाद अप्रैल मई जून के दरमियान जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जितनी गिरावट हुई थी वो जुलाई के अंदर में रिकवरी हुई है, और ये एक बहुत ही अच्छा साइन। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो झारखंड से है, जहां पर झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर रहे शिबू सोरेन को यहां पर अर्ज किया गया है कि उनको यहां पर भारत देना चाहिए, और ये रिजोल्यूशन जो है वो विधानसभा से पास हो चुका है।
जो लास्ट नेशनल खबर आ रही है हमारी वो केरला से, जहां पर जो अमीबा इंसेफेलाइटिस है, जो ब्रेन ईटिंग जो अमीबा है, उसके जो केसेस हैं वो कोचिकोडी के अंदर में बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर अब देखा गया है कि 43 ईयर्स ओल्ड वुमन जो है उसके अंदर में भी यही केसेस मिले हैं। और अब यहां पर जो स्टेट मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि अब कोचिकोडी के अंदर में जितने भी जो वाटर रिजर्व्स हैं उनके अब सैंपल देखे जाएंगे और यहां पर अब एक तरह की जो स्टेट इमरजेंसी है वो लगाई गई है ताकि जो इस तरह के केसेस हैं वो कम से कम रह जाए। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है वो रशिया से आई, जहां पर अलास्का समिट के बाद पहली बार जो रशिया है उसने कीव के ऊपर में अटैक किया। अलास्का समिट जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में हुई थी और उसके बाद ये लग रहा था कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, और उसके बावजूद अब यहां पर जो अटैक है वो किया गया, जहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन यूनियन की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर अटैक किया गया। यहां पर अब रशिया का जो मंसूबा है वो दिखाई दे रहा है, जहां पर उन्होंने पहले भी ये कह चुके हैं कि जिस तरह से जो नेटो फोर्सेस, यूरोपियन यूनियन और जो यूएसए है यहां पर अपनी आर्मी को डिप्लॉय करने की बात कर रहा है, वो नहीं हो। अगर आपको चाहिए कि पीस होनी चाहिए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, तो यहां पर उनकी शर्तों से रिलेटेड होगी और जो नेटो है उसकी सदस्यता नहीं दी जाएगी यूक्रेन को। अब देखना यह है इससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट होती है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो यूएन से रिलेटेड है, जहां पर अब जो यूरोप है वो एक नए सैंक्शंस के बारे में बात कर रहा है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो ईरान है उसके ऊपर अब न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जो सैंक्शंस है वो लग जाने चाहिए। जिस तरह से अभी इजराइल का और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट जो जून में हुआ था और उसके बाद रिजॉल्व हो गया था, उसके बाद से जो ईरान है वो जो एटॉमिक एनर्जी की जो एजेंसी है यूएन बेस्ड, उसके यहां पर अब ऑफिशियल्स को आने की अलाउमेंट नहीं दे रहा है, और इसीलिए यहां पर यूरोप ने अब एक प्रॉप किया है जहां पर अब ईरान को यूएन के सैंक्शंस जो हैं वो झेलने पड़ेंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही हमारी वो भी यूएन से है, जहां पर यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स जो 5 डिकेड से लेबनान के अंदर में थी, अब यहां पर कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो पीस कीपिंग फोर्स जो है वो लेबनान से हट जाएंगे। यहां पर देखना यह होगा कि जिस तरह से लेबनान के अंदर में हिजबुल्लाह है और जिस तरह से जो इजराइल है वो अटैक कर रहा है लेबनान को, इस बीच में जो ये मूव है ये गलत देखा जा सकता है। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो चाइना से रिलेटेड है, जहां पर चाइना ने अब एक नई पावर दिखाने की बात की, जहां पर अब 3 सितंबर को जो विक्ट्री डे परेड जो होने वाली थी चाइना के अंदर में, जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापान से उन्हें फ्रीडम मिली थी, और यहां पर 3 सितंबर को एज ए फ्रीडम डे के तौर पर जो मनाते हैं, यहां पर इस बार जो फ्रीडम डे की परेड होने वाली है यहां पर शी जिनपिंग के साथ होंगे किम जोंग यूंग और व्लादिमीर पुतिन। एससीओ के समिट के बाद व्लादिमीर पुतिन यहां पर रुकेंगे, और जिस तरह से अब यहां पर विक्ट्री परेड के अंदर में जो व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, शी जिनपिंग के साथ किम जोंग यूंग भी आ रहे हैं, तो क्या यहां पर एक नया ग्रुप हो रहा है जहां पर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया एक साथ आकर अगर एक नई ग्रुपिंग बनाते हैं तो उससे वेस्ट की जो हेजमनी है उसको काफी खतरा हो सकता है। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो जापान से है, जहां पर जापान का जो डेलीगेशन जो यूएसए जाने वाला था, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ एक डील ट्रैक की थी और उसके बाद ये कहा गया था कि जापान के ऊपर जो लगने वाले जो टैरिफ है वो सिर्फ 15% रह जाएंगे। अब यहां पर जापान का जो डेलीगेशन वो यूएसए जाने वाला था, अब यहां पर वो नहीं जाएगा। यहां पर उन्होंने कहा कि जो ट्रेड डील हुई थी यहां पर जो बेनिफिट जापान को मिलने वाले थे वो नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए अब यहां पर जापान नहीं जाएगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जिस तरह से इंडिया ने अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा और उसके बाद जो टैरिफ है वो लग चुके हैं, लेकिन इंडिया अपने स्टांस से नहीं हटा है। यहां पर जापान भी ये चाहता है कि अब अगर ट्रेड नेगोशिएशंस हो तो हमारी टर्म्स पर होनी चाहिए, इसीलिए इस तरह का मूव किया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। थैंक यू।